गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन में आज हम आगे डिस्कशन करेंगे मल्टीपल एक्सेस टेक्निक का। तो स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन में स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन, डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके डिजाइन पैरामीटर्स, फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, पीएम सीक्वेंस, न्यूमेरिकल साउंड पीएम सीक्वेंस, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। इसी चैप्टर में आगे हम बढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। तो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक बेसिकली है क्या? मल्टीपल एक्सेस टेक्निक का मतलब ये है कि द नंबर ऑफ यूजर्स ट्रांसमिटिंग देयर इंफॉर्मेशन थ्रू अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। तो अगर आपके पास मल्टी यूजर कम्युनिकेशन है, तो फॉर दैट मल्टी यूजर कम्युनिकेशन वी आर यूजिंग अ मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स। अगर सिंगल यूजर है, इफ यू हैव अ सिंगल ट्रांसमिटिंग यूनिट एंड अ सिंगल रिसीविंग यूनिट, सो देयर इज नो नीड ऑफ मल्टीपल एक्सेस और मल्टीप्लेक्सिंग, क्योंकि आप जो भी सिंगल डेडिकेटेड यूजर होगा वो डेडिकेटेड रिसीवर को इन्फॉर्मेशन भेजेगा थ्रू द सिंगल चैनल। In that case, there is no need of multiplexing. However, in present scenario, in a mobile communication, in satellite communication, in TV broadcasting, radio broadcasting, everywhere we are using a multi-user communication system. In such type of scenario, multiple access technique is required. बिकॉज ये नहीं पॉसिबल है कि आप जो टेलीविजन स्टेशन से जो सिग्नल जनरेट हुआ वो केवल किसी पर्टिकुलर टीवी पे ही आएगा। वो नंबर ऑफ टीवी के लिए सेम ही स्टेशन से सिग्नल जनरेट हो रहा है, तो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, यानी मल्टी यूजर कम्युनिकेशन हो रहा है। आप मोबाइल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो किसी डेडिकेटेड टावर से आपका कम्युनिकेशन जरूर है, लेकिन वो डेडिकेटेड टावर केवल आप ही के मोबाइल के लिए सिग्नल नहीं जनरेट कर रहा है, वो सारे के सारे मोबाइल यूनिट्स के लिए सिग्नल जनरेट कर रहा है। दिस इज ऑल्सो मल्टी यूजर कम्युनिकेशन। तो आज के समय में जितने भी कम्युनिकेशन हो रहे हैं वो सारे के सारे मल्टी यूजर कम्युनिकेशन है। और मल्टी यूजर कम्युनिकेशन को अचीव करने के लिए, इस टेक्निक को जानने के लिए हमारे पास कुछ अलग अलग फॉर्मेट्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे इस लिटरेचर में। हम लिटरेचर के साथ चलते हैं जो हमारे सामने लिखा हुआ है। पहले हम लिटरेचर को वर्ड बाय वर्ड पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे वो क्या बताना चाह रहे हैं, फिर हम उसके क्लासिफिकेशन पे भी पहुंचेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ स्टेटमेंट, टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड द कम्युनिकेशन सिस्टम व्हिच यूज ओनली अ सिंगल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, but in this section we shall focus our attention on multiple users and multiple receiver communication links, different ways in which multiple user can access a common channel for transmitting information shall be discussed in this later। कितने तरीके के पॉसिबल वेज हो सकते हैं कम्युनिकेशन को भेजने के लिए, और किस तरीके से हम शेयरिंग करेंगे, नंबर ऑफ यूजर से क्या शेयर करके अपनी इंफॉर्मेशन को रिसीवर यूनिट तक पहुंचाएंगे, वो सारी चीजें मल्टीपल एक्सेस टेक्निक में डिस्कस की जाएंगी। आगे चलते हैं। तो पहले इन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन की बात की कि कहाँ कहाँ पे एक्चुअली में मल्टीपल एक्सेस टेक्निक या मल्टी यूजर कम्युनिकेशन हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मोबाइल कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, टीवी ब्रॉडकास्टिंग है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है, वही सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। द मल्टीपल एक्सेस methods are used in satellite network, cellular means मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क, अंडर वाटर acoustic नेटवर्क। इन सभी कम्युनिकेशन में अगर आप देखेंगे सारे के सारे प्रोमिनेंट कम्युनिकेशन सिस्टम है, सभी में मल्टीपल एक्सेस टेक्निक यूज हो रही है। One type of multiple access system in which a large number of users sharing the same communication channel has been shown in figure 6.22। 6.22 में क्या दिख रहा है? We have a number of transmitters, transmitter 1, 2, 3, 4 up to transmitter K. They are transmitting their information through a single communication channel, and that information received at the receiver end. So in such scenario, we are using a multiple access technique. Second is a multi-user system। multi-user system क्या है? फिगर 6.23 की बात करते हैं। The common channel can be a uplink in satellite communication system, or it can be a cable, or it can be a frequency band। अगर आप satellite की बात करेंगे तो ये uplink और downlink हो सकता है। It can be a cable, केबल के थ्रू हम सिग्नल को रिसीव करते हैं। नंबर ऑफ टेलीफोन चैनल्स जैसे आपके सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, तो एक टेलीफोन चैनल से एक डेडिकेटेड रिसीवर तक नहीं पहुंचता। नंबर ऑफ टेलीफोन चैनल, जिसमें आपको T1 हायरार्की और TDM हायरार्की बताया था, उसमें नंबर ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली तेरे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू। इसी तरीके से डिफरेंट आरएफ कम्युनिकेशन की बात करें, टीवी ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, जो आपका वायरलेस कम्युनिकेशन, उन समय में फ्रीक्वेंसी बैंड की शेयरिंग होती है, उनकी बात की जा रही है। आगे देखते हैं। फॉर एग्जांपल इन अ मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम द यूजर ऑफ द नेटवर्क विल बी द ट्रांसमीटर। जो हम लोग यूजर हैं वो क्या होगा, हम ट्रांसमीटर हो गए, एंड द रिसीवर इज द बेस स्टेशन। तो क्या ढेर सारे बेस स्टेशन होते हैं एक लोकल एरिया में? नहीं, इन अ सिंगल लोकल एरिया वी हैव अ सिंगल बेस स्टेशन एंड नंबर ऑफ यूजर्स। So number of transmitters are transmitting their information to a single base station receiving unit with the help of a multiple access technique। आगे चलते हैं। The second type of multi-user communication system is shown in figure 6.23, in which we have a number of base stations, that these base stations are transmitting their information to a single satellite। अलग अलग सैटेलाइट नहीं जा रहा है, एक बेस स्टेशन के लिए एक सैटेलाइट नहीं है। जितने भी बेस स्टेशन है सभी अपनी इंफॉर्मेशन एक ही सिंगल
सैटेलाइट को जिसके पास ट्रांसपॉन्डर होता है वो रिसीव कर रहा है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, इन द सेकंड टाइप मल्टी यूजर सिस्टम ऑफ फिगर 6.23 a single transmitter satellite send information to a multiple receiver simultaneously to receive the information from these base stations. Clear? The other examples of such system are radio and TV broadcasting system. ये सारी की सारी कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें मल्टीपल एक्सेस टेक्निक यूज हो रही है बहुत ही प्रोमिनेंट है। इनको आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में देख सकते हैं, चाहे वो ऑडियो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो वीडियो कम्युनिकेशन हो, चाहे रेडियो कम्युनिकेशन हो, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, वो सारी की सारी एग्जांपल है मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है। सो आप समझ सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। आगे चलते हैं। द मल्टीपल एक्सेस एंड ब्रॉडकास्ट नेटवर्क्स आर द मोस्ट कॉमन मल्टी यूजर कम्युनिकेशन सिस्टम। The third type of multi-user system is the store and forward network shown in figure 6.24. 6.24 में इन्होंने यहाँ पर दिखा रखा है, इसको हम स्टोर एंड फॉरवर्ड कर रहे हैं। स्टोर एंड फॉरवर्ड का मतलब कुछ नहीं, जैसे आपको इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली उस रिसीवर तक नहीं पहुंच रहा है, ढेर सारे इन्फॉर्मेशन एक नोड पर पहुंचते हैं, वो नोड फिर उस इन्फॉर्मेशन को दूसरे डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता है, तो स्टोर कर रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है। तो वहाँ पे मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट होती है। In this system, the communication take place in all the possible directions. The fourth type of system shown in figure 6.25. यहाँ पे भी दिख रहा है कि we have a user 1 पे number of transmitter receiver units है, number user 2 पे भी number of transmitter receiver units है। So two-way communication में भी हम इसको use करते हैं। So these are the different applications or different examples in which we are using the multiple access technique. ये बात समझ में आ गई कि multiple access important बहुत है। अब चलिए समझते हैं कि what is the difference between the multiple access and multiplexing. तो मल्टीपल एक्सेस और मल्टीप्लेक्सिंग हमने डिस्कस किया था, हमने पहले पढ़ा था टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और यहाँ पे लिखा है मल्टीपल एक्सेस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट लिखा है इन मल्टीपल एक्सेस द यूजर विल शेयर द रिमोट कम्युनिकेशन चैनल सच एज सैटेलाइट और रेडियो चैनल, बट इन मल्टीप्लेक्सिंग द चैनल सच एज टेलीफोन चैनल इज शेयर्ड बाय यूजर कन्फाइंड टू अ लोकल साइट। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम मल्टीप्लेक्सिंग में चैनल यूज करते हैं वो चैनल आपका फिक्स्ड होता है। हम टेलीफोन चैनल की बात करेंगे वो फिक्स्ड है आपका किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया में। यानी जब हमारा कम्युनिकेशन बहुत ब्रॉड नहीं है, हम बहुत ही लोकल साइट पे बात कर रहे हैं, हम जैसे लैन की बात कर रहे हैं, कॉलेज में लैन का कनेक्शन प्रोवाइड किया गया नंबर ऑफ यूजर्स को, वो आपका मल्टीप्लेक्सिंग में आएगा आपका। तो इस तरीके के कनेक्शन जब हम बात करें तो मल्टीप्लेक्सिंग में आ रहा है। जब हमारे पास बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, टीवी ब्रॉडकास्टिंग हो गया, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो गया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लेक्सिंग की बात नहीं करते, यहाँ पर हम बात करते हैं मल्टीपल एक्सेस की। सेकंड डिफरेंस क्या है, इन अ मल्टीप्लेक्स सिस्टम द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर्स आर जनरली फिक्स्ड। जाहिर सी बात है, हम जो लैन कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे वो नंबर ऑफ यूजर्स के बीच में फिक्स होता है, स्विचेस कनेक्टेड कनेक्शन फिक्स होता है, तो ये हमारा फिक्स होगा। जबकि मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स में कितने नंबर ऑफ यूजर किसी पर्टिकुलर सेट टाइम पे उतने ही थे, अगले बार क्या उतने ही रहेंगे कि चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर यूजर्स क्या होते हैं, डायनामिक इन नेचर होते हैं। इफ यू हैव अ डायनामिक नंबर ऑफ यूजर्स इन एनी कम्युनिकेशन सिस्टम, such type of technique is called multiplan। in such type of scenario we are using a multiple access technique। clear? तो देखते हैं पहले कितने तरीके के मल्टीपल एक्सेस टेक्निक होते हैं। लिटरेचर में देखेंगे तो नंबर ऑफ मल्टीपल एक्सेस टेक्निक दे रखे हैं, हमें तीन ही टेक्निक पे फोकस करना है जो हमारे सिलेबस में है। यहाँ पे हम उन तीन टेक्निक्स की बात करेंगे। फर्स्ट वन इज योर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, सेकंड इज अ टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, एंड थर्ड वन इज अ कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये डिफरेंस दे रखा है यहाँ पर। फर्स्ट वन इज द फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो इसी के हम देखेंगे लाइन से क्या चीजें हैं तीनों। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस देखते हैं पहले क्या है। तो आपको फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ध्यान होगा। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या करते थे, बिल्कुल सेम है, फिनोमेना सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग था वही फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है। द ओनली डिफरेंस इज दैट इन फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग वी हैव अ लिमिटेड और फाइनाइट नंबर ऑफ यूजर्स, we have a static number of users, while in multiple frequency division multiple access we have a dynamic number of users। यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पे यूजर कभी ज्यादा थे, कभी कम हो गए, कभी ऐड हो रहे हैं, कभी ड्रॉप हो रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही है मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। तो देखते हैं तो बेसिक कांसेप्ट क्या था। बेसिक कांसेप्ट फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यही था कि जो भी यूजर्स हैं, सपोज करिए आप सर्विस प्रोवाइडर, आपके पास 100 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ है और आपके पास एक 10 यूजर्स आते हैं और 10 यूजर्स कहते हैं कि सर हमें कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है और हम सभी एक साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, सारे यूजर्स को 10 यूजर थे, हर एक को आपने 10 किलोहर्ट्ज 10 किलोहर्ट्ज 10 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ प्रोवाइड कर दी। अब ये जो 10 किलोहर्ट्ज 10 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ आपने प्रोवाइड कर दी, हर एक यूजर उसी 10 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ को यूज करके साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देगा। Such type of phenomena in which you are dividing the whole frequency band into a finite number of slots is called frequency division multiple access or frequency division multiplexing। उसी बात को यहाँ पे समझा रहे हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। One of the simplest multiple access method is the frequency division multiple access। In this method, the channel bandwidth is subdivided into a number division sub channel as shown in figure, given to a number subdivision sub channel shown in figure,
There are k non-overlapping sub-channels as shown in figure. This method is therefore called as a frequency division multiple access, और it is commonly used for voice and data transmission. तो यहाँ पे दिख रहा है आपके पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी बैंड अवेलेबल था उन्होंने इसको के बैंड में डिवाइड कर दिया है. बैंड 1 में फर्स्ट यूजर कम्युनिकेट कर रहा है, बैंड 2 में सेकंड, बैंड 3 में फोर्थ, बैंड 3 में थर्ड, बैंड 4 में फोर्थ, बैंड k-1 में k-1th यूजर एंड kth में kth यूजर ट्रांसमिट कर रहा है. तो पूरे के पूरे फ्रीक्वेंसी स्लॉट को उन्होंने डिवाइड कर रखा है. सच टाइप ऑफ टेक्निक इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक. कुछ सैलिएंट फीचर्स देख लेते हैं एफडीएमए के क्या है. Some of the important features of FDMA may be described as the overall channel bandwidth is being shared by the multiple users. Therefore, a number of user can transmit information simultaneously. सबसे पहली बात है कि इसमें सारे के सारे यूजर्स एक साथ कम्युनिकेशन करेंगे. इसमें ऐसा नहीं कि हम कम्युनिकेट करेंगे फिर आप कम्युनिकेट करेंगे, नहीं, साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन हो रहा है. सबके पास अपनी बैंडविड्थ दे दी गई है, आप कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं सभी लोग अपने एक साथ. सेकंड, the adjacent frequency band in the FDMA spectrum are likely to interfere each other. ये भी हो सकता है कि अगर 100 किलोहर्ट्ज का था, आपने 10 किलोहर्ट्ज सबको अलॉट कर दिया है, तो 1 से 10 एक के पास 1 से 10 है, फिर 11 से 20 है एंड सो ऑन एंड सो ऑन. तो यहाँ पर क्या हुआ, आपके जो फ्रीक्वेंसी बैंड है बिल्कुल एक दूसरे के बिहेवियर उनमें. तो ये भी हो सकता है कोई भी फिल्टर आइडियल तो होता नहीं है, और जाहिर सी बात है आप कम्युनिकेशन सेटअप यूज कर रहे हो तो यू आर यूजिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड बीजेटी, एफईटी. ये सारे के सारे कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, दीज आर द फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डिवाइसेस. किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही काम करेंगे. तो जब इनके थ्रू सिग्नल प्रोपोगेट होगा तो ये आइडियल तो है नहीं कि अगर 1 किलोहर्ट्ज से 10 किलोहर्ट्ज की बात है तो केवल 1 से 10 पे प्रोपोगेट करेंगे. डेफिनेटली आपके स्पेक्ट्रम में स्प्रेडिंग होगी और ये 1 से 10 की जगह आपका कुछ 1 के बियॉन्ड भी जाएगा और 10 के बियॉन्ड भी जाएगा. तो नेक्स्ट अगर बैंड नेक्स्ट जब उसके बगल से स्टार्ट कर रहे हैं तो उनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी. तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो चैनल्स के बीच में गार्ड बैंड प्रोवाइड कर देते हैं. तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, द एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स इन द एफडीएमए स्पेक्ट्रम आर लाइकली टू इंटरफेयर विद each other. Therefore, it is necessary to include the guard bands between the adjacent frequency band, as shown in figure. The guard bands are also required because practically it is impossible to achieve the ideal filtering to separate the different users. तो यही बात यहाँ पे की गई है. उसका डायग्राम इन्होंने यहाँ पे बना रखा है 6.28 में. यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी बैंड and frequency band 2 and frequency band 3, each bands are isolated to each other with the help of a guard band. No codes and synchronization is required. यहाँ पे कोई हमें कोडिंग नहीं कर रहे हैं, हम कोई डिजिटल कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं. फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जनरली एनालॉग कम्युनिकेशन होता है. एनालॉग कम्युनिकेशन नो सिंक्रोनाइजेशन इज रिक्वायर्ड इन. आगे चलते हैं. कुछ यहाँ पे इन्होंने बता रखी है कि खासियत, पावर एफिशिएंसी इज रिड्यूस्ड, एफडीएमए इज एन ओल्ड एंड प्रूवन सिस्टम एंड इज यूज्ड फॉर एनालॉग सिग्नल. ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता है पहले से. एडवांटेज हम देखते हैं एफडीएमए की. All the stations can operate continuously all 24 hours without having it wait for their turn to come. The power required for transmission depends on the number of channels being transmitted. The signal to noise ratio is improved due to the use of FM. No synchronization. ये सारी चीजें हैं कि हम FM का यूज कर सकते हैं, हम सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सारे एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ एफडीएमए. टीडीएमए सॉरी ड्रॉबैक की बात करें, each channel or earth station can use only a part of the total satellite bandwidth. सपोज करिए आपको ज्यादा बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है, आपके पास 100 किलोहर्ट्ज का 10 यूजर्स है और आपसे कहे कि सर हमें साइमल्टेनियसली हमें अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है, हम भी मोबाइल पे बात करना चाहते हैं. तो आपने 10 किलोहर्ट्ज उसको एलोकेट कर दिया, उसने कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया. फॉर द टाइमिंग क्या हुआ कि उसको ज्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट है. जैसे आजकल आप लोग मोबाइल हम लोग यूज करते हैं तो 10 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ इज नॉट सफिशिएंट, हमें तो 100 एमबीपीएस पे काम करना है. तो उस केस के लिए उसने जाके यूजर से कहा कि सर 10 किलोहर्ट्ज सफिशिएंट नहीं है, हमें और बैंडविड्थ चाहिए. तो और बैंडविड्थ एलोकेट करने के लिए उसके पास थी नहीं, क्योंकि इसके बाद 10 यूजर से. तो अगर बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ज्यादा है और आपके पास वो बैंडविड्थ अवेलेबल नहीं है तो आप फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस को यूज नहीं कर सकते. उस केस में वो यही बात यहाँ पे कहना चाह रहा है. ईच चैनल और द स्टेशन कैन ओनली अ पार्ट ऑफ द टोटल सैटेलाइट बैंडविड्थ. ना इन स्पाइट ऑफ गार्ड बैंड्स वी प्रोवाइड देयर इज सम एडिशन चैनल इंटरफेरेंस. इसके साथ भी उन्होंने कहा कि ठीक है, गार्ड बैंड प्रोवाइड करने के बाद भी एडिशन चैनल इंटरफेरेंस हो सकता है. ये भी ड्रॉबैक देखी गई थी एफडीएमए में. आगे चलते हैं. एफएम इज यूज्ड, इट रिक्वायर्ड लार्जर बैंडविड्थ. एफएम की बैंडविड्थ सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है एफएम में. तो एफएम ने क्यों यूज किया, नॉइज को सप्रेस करने के लिए. लेकिन एफएम में बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है, ये उसकी डिसएडवांटेज थी. यहाँ पर बैंडविड्थ वैसे ही हम स्कार्सिटी में बैंडविड्थ हमारे पास वैसे ही कम है और उसमें भी आपको रिक्वायरमेंट ज्यादा बैंडविड्थ की कि आप एफएम यूज कर रहे हैं. तो यहाँ करें एफएम इज यूज्ड, इट रिक्वायर्ड लार्जर बैंडविड्थ, हैज लेस नंबर ऑफ चैनल विल बी लिमिटेड. 10 के 10 यूजर नहीं कर सकते आप सर्विस प्रोवाइड. आप कहेंगे 5 ही यूजर को सर्विस में प्रोवाइड करूंगा, कम से कम इनके पास बैंडविड्थ सफिशिएंट होगी. तो ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे.
और नॉन लिनियरिटी तो हमेशा कंपाउंड कंपोनेंट्स की नॉन लिनियरिटी तो हमेशा प्रेजेंट रहेगी, वो प्रॉब्लम क्रिएट ही करेगी। इंटरमॉड्यूलेशन प्रोडक्ट्स आर जनरेटेड। इंटरमॉड्यूलेशन नॉइसेस क्या होती है? इंटरमॉड्यूलेशन नॉइसेस होती हैं जब आपके नॉन लीनियर डिवाइसेस यूज किए जाते हैं तो इंटरमॉड्यूलेशन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इंटरमॉड्यूलेशन क्रिएट होने के और भी रीजंस होते हैं, आगे हम देखेंगे। चलते हैं टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इज द सेकंड मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। इसमें उन्होंने एफडीएमए के कुछ प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश की। जैसे एफडीएमए में किसकी रिक्वायरमेंट थी? बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट थी। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने ये कहा कि 10 यूजर्स आपके पास आए, आपसे उन्होंने कहा कि सर हमारा 10 किलोहर्ट्ज में काम नहीं चल रहा है, हमें पूरी की पूरी 100 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ चाहिए। तो 100 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ चाहिए, तो उसके लिए आपने कहा कि एक काम कर लीजिए, मैं आप सभी लोगों को 100 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उसके लिए क्या होगा, मैं आपको पूरे टाइम के लिए 100 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ प्रोवाइड नहीं करूंगा। सपोज करिए आप 10 यूजर हैं और 1 सेकंड को डिवाइड करते हैं, तो हमने कहा कि 0.1 सेकंड के लिए फर्स्ट यूजर के पास 100 किलोहर्ट्ज रहेगी, पॉइंट नेक्स्ट 0.2 सेकंड के लिए सेकंड यूजर के पास रहेगी, 0.3 सेकंड के लिए फोर्थ थर्ड यूजर के पास रहेगी। इस तरीके से आपने पूरे के पूरे 1 सेकंड को 10 इंटरवल में ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर आपने स्लॉट क्रिएट किए, लेकिन बैंडविड्थ के फ्रेम में नहीं, आपने टाइम के फ्रेम में स्लॉट क्रिएट किए हैं। दैट्स व्हाई दैट दैट एक्सेस टेक्निक इज कॉल्ड टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। So in this technique you are not simultaneously communicating, आप एक साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो बैंडविड्थ एलोकेट कर रहे हैं वो मैक्सिमम, वो आपकी यूजर के को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो क्या इंफॉर्मेशन टुकड़ों में पहुंचेगी? हाँ, टुकड़ों में पहुंचेगी, लेकिन ये जो टुकड़ों में या सैंपल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन पहुंच रही है वो इतनी ज्यादा होती है कि एक नॉर्मल यूजर परसेप्ट ही नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता है कि ये सिग्नल जो है वो टुकड़ों के फॉर्म में पहुंच रही है, सैंपल के फॉर्म में पहुंच रही है। वापस वो सैंपल्स रिकलेक्ट होते हैं, पढ़ा है सैंपलिंग आपने पढ़ा है, सैंपलिंग थ्योरम में डिस्कस किया था कैसे एनालॉग को सैंपल में डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और वापस रिकवर करते हैं अकॉर्डिंग टू द सैंपलिंग। तो वापस वहां पर हम रिकवर करेंगे ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को और वो सुनाई पड़ता है हमें, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि कब वो डिजिटली डेटा ट्रांसमिट हुआ था, वो सैंपल के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट हुआ था। उस तरीके के इन सच टाइप ऑफ सिनेरियो डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए सैंपलिंग के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं उसे हम कहते हैं टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। देखते हैं क्या लिखा है इन लोगों ने। अनदर मेथड ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल सब चैनल फॉर मल्टीपल एक्सेस इज बाय सब डिवाइडिंग द टाइम ड्यूरेशन टीएफ, उसका फ्रेम ड्यूरेशन पूरे का पूरा जो उसके पास 1 सेकंड था, उस 1 सेकंड में उसने उसको क्या किया, डिवाइड कर दिया अलग 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 टाइम स्लॉट में। यही कह रहा है वो time duration TF called as the frame duration into say k non-overlapping subinterval. Each of duration TF upon k. If you have a 10 user, divide that TF by k. If you have a 100 user, divide TF by 100 and so on. So k is the number of users. So non-overlapping subinterval each of duration. After that, each user who want to transmit information is assigned a particular slot within each frame. This method is known as a time division multiple access. बहुत सिंपल सी डिफिनीशन है, मैं फ्रीक्वेंसी को डिवाइड नहीं कर रहा हूं, मैं टाइम को डिवाइड कर रहा हूं। जो टाइम मैं पहले यूजर को दूंगा, उसके नेक्स्ट वाला टाइम सेकंड यूजर को दूंगा, उसके नेक्स्ट वाला टाइम थर्ड यूजर को दूंगा। जितने नंबर ऑफ यूजर है सबको टाइम मिल जाएगा, उसके बाद फिर फर्स्ट यूजर का टाइम आएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक करते हैं। डायग्राम बहुत सिंपल से बना रखा है इन्होंने, यहाँ पे चीजें क्लियर है। वी हैव अ टाइम स्लॉट 1, टाइम स्लॉट 2, टाइम स्लॉट 3 अप टू टाइम स्लॉट k। तो टाइम स्लॉट 1 और टाइम स्लॉट 2 के बीच में अगर इन्होंने फिर बीच में गार्ड टाइम दे रखा है, जैसे वहां पर गार्ड बैंड थे वैसे यहाँ पर गार्ड टाइम से, ठीक है। कह रहे हैं TDMA is used for the transmission of data in digital world। जाहिर सी बात है डिजिटल सिग्नल को ही हम स्लॉट में भेज सकते हैं ना, एनालॉग सिग्नल को तो हम नहीं कर सकते। एनालॉग सिग्नल के हम सैंपल लेंगे फिर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये डिजिटल सिग्नल आपके अलग 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 छोटे पार्ट में वहां तक पहुंचेगा रिसीवर एंड पे। तो इसी को हम क्या करते हैं, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक कहते हैं। तो यही लिखा है TDMA is used for the transmission of a data and digital voice signal. It is necessary to include guard times between the adjacent channel as shown in figure। तो इस फिगर में साफ साफ हमें दिख रहा है इन्होंने गार्ड टाइम इंक्लूड कर दिया। आगे चलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन इज नेसेसरी इन TDMA। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सेशन जब मैंने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने T1 कैरियर सिस्टम डिस्कस किया था, आपको ध्यान होगा वहां पे मैंने कहा था कम्यूटेटर और डीकम्यूटेटर स्विच यूज कर रहे हैं। कम्यूटेटर डीकम्यूटेटर स्विच क्या कर रहे थे, कम्यूटेटर स्विच क्या कर रहा था, सैंपल कलेक्ट कर रहा था, जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स उससे अटैच थे कम्यूटेटर स्विच रोटेट हो रहा था। आफ्टर द रोटेशन इट विल कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ ईच इंडिविजुअल यूजर्स एंड ट्रांसमिटिंग इन थ्रू द चैनल इन अ टाइम फ्रेम। डी कम्यूटेटर स्विच उन्हीं से सैंपल्स को इकट्ठा करके फर्स्ट यूजर की इंफॉर्मेशन फर्स्ट यूजर्स को भेज रहा था रिसीवर एंड पे, सेकंड यूजर के ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन को सेकंड यूजर के रिसीविंग एंड पे भेज रहा था। इस तरीके से सारे सैंपल को भेज रहा था। ये कब पॉसिबल था, जब दोनों कम्यूटेटर और डीकम्यूटेटर स्विच एक साथ सिंक्रोनाइज हो, उसी रोटेशन से रोटेट हो रहे हो। तो सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फर्स्ट यूजर का फर्स्ट सैंपल उसके दूसरे सैंपल से बाद में पहुंचेगा तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं मेंटेन होगा। तो पहला फर्स्ट सैंपल, फिर सेकंड सैंपल, फिर थर्ड सैंपल, फिर फोर्थ सैंपल,
इसके लिए सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी टीडीएमए में। एफडीएमए में सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन की मस्ट है रिक्वायरमेंट। आगे देखते हैं। पावर एफिशिएंसी ऑफ टीडीएमए इज बेटर देन द एफडीएमए। पावर एफिशिएंसी से क्या मतलब है? पावर एफिशिएंसी एफडीएमए कम होती क्यों? क्योंकि वहां पर क्या कर रहे हैं आप, वहां पर आप जो इंफॉर्मेशन को आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पर आप फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहे हैं, अपनी पावर को डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, आपने एक पावर को डिवाइड नहीं किया, आपने सारी की सारी पावर एक ही यूजर को दे दी कि तुम ही ट्रांसमिट करो, लेकिन फॉर अ सर्टेन टाइम इंटरवल। तो जाहिर सी बात है पावर एफिशिएंसी बढ़नी है। टीडीएमए इज अ मेथड ऑफ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग द डिजिटली मॉड्यूलेटेड कैरियर बिटवीन वेरियस अर्थ स्टेशन। यहाँ पे अर्थ स्टेशन का एग्जांपल लिया हुआ है, सैटेलाइट और अर्थ स्टेशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम, वही ट्रांसमीटर रिसीवर डिजिटली डेटा ट्रांसमिशन की बात करेंगे। रिलेशन समझ लीजिएगा आप लोग। DDMA is a method of time division multiplexing the digitally modulated carrier between various earth station यानी जो नीचे अर्थ पर हैं, जो सैटेलाइट से कम्युनिकेट करते हैं इन अ सैटेलाइट नेटवर्क थ्रू अ कॉमन सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर। ट्रांसपॉन्डर आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे ट्रांसपॉन्डर इज अ डिवाइस व्हिच कैन ट्रांसमिट और रिसीव, यानी एक ही डिवाइस को यूज करके हम ट्रांसमिट और रिसीव भी कर सकते हैं। डिवाइस इज कॉल्ड ट्रांसपॉन्डर। And each earth station transmit a short burst of digitally modulated carrier during the time slot assigned to it in the TDMA frame. Such a time slot is called as epoch. The burst of each earth station is synchronized so that any instant of time only one earth station carrier is present in the transponder. The transponder receives this carrier, amplify it and relay it back to all the earth station. Thus अर्थ स्टेशन रिसीव द बर्स्ट फ्रॉम ऑल अदर स्टेशन। इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में एक बेस स्टेशन से इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा, उसे कि जहां पर उसे भेजना है वापस वहां पर उसे कम्युनिकेट कर देगा, दूसरे अर्थ स्टेशन रिसीव करेगा, फिर उसे जहां भेजना है वहां पर उसे भेज देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में वो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है सैटेलाइट चैनल, दैट इज कॉल्ड डिजिटल कम्युनिकेशन और डिजिटल ट्रांसमिशन। इसमें हम टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक को इन्वॉल्व करते हैं। एडवांटेज क्या है टीडीएमए की? At any instant of time, the carrier from only one station is present at the transponder. This reduces the intermodulation distortion. Again, इंटरमॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन यहाँ पर रिड्यूस हो रही है। क्यों डिस्टॉर्शन होती है? इंटरमॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन मैंने आपको बताया था, नॉन लिनियरिटी ऑफ डिवाइसेस से भी जनरेट होती है। वो तो एफडीएमए हो चाहे टीडीएमए, कोई भी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस डिवाइसेस तो वही रहने वाले हैं। तो नॉन लिनियरिटी के कारण इंटरमॉड्यूलेशन जो क्रिएट हो रहा था वो नहीं रिड्यूस होगा, वो तो उतना ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक इंटरमॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन एक और टेक्निक से जनरेट, टाइम वेरिएंस से भी जनरेट होता है। अगर दो सिग्नल के बीच में आपने एक टाइम स्लॉट दिया और दूसरे को फिर दूसरा टाइम स्लॉट दिया, तो जरूरी नहीं कि वो टाइम उसी टाइम स्लॉट में रहे, वो टाइम स्लॉट में एजिटेशन होगा, वो टाइम स्लॉट वेरी करेगा। उससे क्या होता है, ड्यू टू दैट टाइम वेरिएंस इट क्रिएट्स द इंटरमॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन। तो जो भी हम गार्ड टाइम प्रोवाइड करते हैं और गार्ड टाइम की में हम ये कोशिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे यही सिग्नल मिले, दूसरा सिग्नल इस पे ना मिले, तो इससे क्या होता है, ये आपके टाइम वेरिएंस को रिड्यूस करता है और हेंस इंटरमॉड्यूलेशन भी, डिस्टॉर्शन भी रिड्यूस होता है। आगे चलते हैं। TDMA is suitable for transmission of digital information। मैंने पहले बताया आपको, डिजिटल इन्फॉर्मेशन के लिए TDMA यूज किया जाता है कि वहां पर हम सैम्पलिंग करते हैं, क्वांटाइज करते हैं, इनकोड करते हैं, अलग अलग डेटा बिट्स में इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। इट इज पॉसिबल टू स्टोर द डिजिटल इन्फॉर्मेशन, चेंज द रेट एक्सेट्रा। डिजिटल इन्फॉर्मेशन की सारी एडवांटेज जो हम यूज कर सकते हैं वो TDMA में यूज करते हैं। ड्रॉबैक क्या है? प्रिसाइज सिंक्रोनाइजेशन इज रिक्वायर्ड। सिंक्रोनाइजेशन इज मैंडेटरी। अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो TDMA फेल कर जाएगा। बिट एंड फ्रेम टाइमिंग मस्ट बी अचीव्ड एंड मेंटेन। जाहिर सी बात है सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करेंगे तभी। हम इंफॉर्मेशन को बिट्स के फॉर्म में जनरेट कर रहे हैं, बिट्स के फॉर्म में जनरेट करना, उसमें एरर आ सकती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को ध्यान रखना है, सारी चीजें जो इससे रिलेटेड है उन सभी चीजों को सिंक्रोनाइज करना, स्टोर करना, ध्यान रखना, ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो इनको उन्होंने डिसएडवांटेज में काउंट कर लिया है। दीज आर द टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब आगे चलते हैं कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो सारा का सारा कंसंट्रेशन अब कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस पे होगा कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है क्या और क्यों हम कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यूज कर रहे थे। तो कुछ कमियां देखी गई थी टीडीएमए और एफडीएमए में, जिसको ओवरकम करने के लिए हम कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यूज करते हैं। देखते हैं आगे लिटरेचर में क्या लिखा है। सो दीज आर दी प्रॉब्लम्स विद एफडीएमए एंड टीडीएमए। तो एफडीएमए और टीडीएमए जो भी बातें लिखी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में क्या हो रहा था कि हम जो भी हमारे पास रिसोर्सेज थे, चाहे वो टाइम हो चाहे फ्रीक्वेंसी, उसको हम डिवाइड कर रहे थे। अगर नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ने लगेंगे तो किस लेवल तक आप डिवाइड करेंगे? आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ इंटरवल के बाद तो आप डिवाइड करना बंद कर दीजिए। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में आपने डिवीजन करना स्टार्ट किया तो एवरी टाइम यू आर गोइंग टू डिवाइड द बैंडविड्थ, बैंडविड्थ की वैल्यू भी तो कम होते जा रही है हर एक यूजर के लिए। अगर ज्यादा बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है तो आप ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, जितना ब्रेक करेंगे नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रही है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड द गिवन फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में भी हम टाइम को किस लेवल तक ब्रेक कर सकते थे?
एक प्रॉब्लम ये अराइज हो रही थी एफडीएम में, टीडीएम में। सेकंड प्रॉब्लम ये अराइज हो रही थी कि अगर हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज कर रहे हैं और जिसमें आपका जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, जिसकी ड्यूटी साइकिल बहुत कम है, टी ऑन अपॉन टी ऑफ, ड्यूटी साइकिल बहुत कम है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो पहला सिग्नल पहले यूजर ने अपना सैंपल भेजा बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। अब वो क्या कर रहा है, पूरे के पूरे टाइम इंटरवल के लिए वेट कर रहा है, क्योंकि टी ऑन तो बहुत कम था, टी ऑफ बहुत बड़ा था। तो टी ऑन बहुत कम था, टी ऑफ बहुत बड़ा था, तो क्या हो रहा है, पूरा का पूरा जो टी ऑफ था, जिसे साइलेंट टाइम कह रहे हैं इस डायग्राम में, वहां पे दिख रहे कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। फिर सेकंड यूजर का टी ऑन आया, उसने सेकंड डेटा भेजा, फिर वो साइलेंट हो गया क्योंकि वो वेट कर रहा है थर्ड यूजर का। थर्ड यूजर ने भेजा, तो हो क्या रहा है कि हर एक यूजर के पास जो टाइम फ्रेम अवेलेबल है, अगर उस टाइम फ्रेम में उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो और कम टाइम ले रही है और साइलेंट टाइम ज्यादा है, तो अननेसेसरी आपका डिले हो रहा था और अननेसेसरी वो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो यहाँ पे उन्होंने ये लिखा है, अंडर सच सर्कमस्टेंसेस वेयर द ट्रांसमिशन फ्रॉम डिफरेंट यूजर इज बर्स्टी एंड लो ड्यूटी साइकिल, द एफडीएमए एंड टीडीएमए सिस्टम विल बी इनएफिशिएंट हो जाता है। चाहे फ्रीक्वेंसी की बात, भाई आपने फ्रीक्वेंसी आपको अलॉट की गई 10 किलोहर्ट्ज में, जिसमें से आप केवल स्मॉलर अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ यूज कर रहे हैं, बाकी आपकी खाली पड़ी हुई है, तो क्या मतलब हुआ उसका? तो बैंडविड्थ का लॉस हो रहा है, इस तरीके टाइम का भी लॉस हो रहा है। तो दोनों केस में अगर नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ रहा है तो भी प्रॉब्लम थी, नंबर ऑफ यूजर्स कम हो रहे थे तो भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस चीजों को ओवरकम करने के लिए इन्होंने न्यू टेक्निक डेवलप की, जिसे हम कहते हैं कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक, जिसे हम कहते हैं सीडीएम। तो देखते हैं क्या है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। क्या है, बहुत आसान सा है। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस को हम स्प्रेड स्पेक्ट्रम मल्टीपल एक्सेस टेक्निक कहते हैं। क्यों कहते हैं समझ जाएंगे भी आप। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस को समझाने के लिए आप एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल ऐसे ले लीजिए कि एक कमरे में 6 लोग हैं, 3 पेयर हैं, 6 लोग। हर एक पेयर अलग अलग लैंग्वेज जानता है। सपोज करिए एक पेयर इंग्लिश जानता है, एक पेयर हिंदी जानता है, एक पेयर फ्रेंच जानता है। तो जो पेयर इंग्लिश जानता है, जब वो ट्रांसमिट करेगा, उसमें से एक यूजर इंग्लिश में बात करेगा, तो जो यूजर इंग्लिश समझता है सेकंड वाला, वही केवल उस बात को समझ पाएगा। बाकी फ्रेंच और जो हिंदी जानने वाले उनको वो नॉइज लगेगी, उनको लगेगा कुछ गड़बड़ कर रहा है, वो नॉइज लगेगी उसे। इसी तरीके से अगर 2 पेयर हैं, उसमें से एक दोनों पेयर हिंदी जानते हो ना, उन्हें फ्रेंच की नॉलेज नहीं, तो वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, उन्हें एक दूसरे की बात समझ में आएगी। बाकी कोई भी जो इंग्लिश और फ्रेंच समझते हैं, उन्हें हिंदी वाली बात समझ में लगेगा कोई नॉइज हो रही है। इस तरीके से फ्रेंच के साथ भी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है वो इनकोडेड इन्फॉर्मेशन है, यानी जो भी सिग्नल आपका जनरेट हो रहा है वो इनकोडेड है। हिंदी वाला हिंदी को समझ रहा है, इंग्लिश वाला इंग्लिश को समझ रहा है, फ्रेंच वाला फ्रेंच को समझ रहा है, और सभी एक साथ एक ही टाइम पे एक ही फ्रीक्वेंसी पर, वॉइस सिग्नल तो सबकी सेम है, एक ही टाइम पर कम्युनिकेट कर रहे हैं। यानी फ्रीक्वेंसी की भी ओवरलैपिंग हो रही है, टाइम की भी ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रहा है वो भी प्रॉपर। इस टेक्निक को हम यूज करते हैं, इसी टेक्निक को से इवॉल्व हुआ है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक में वी आर यूजिंग सम टाइप ऑफ कोड टू कम्युनिकेट आवर इंफॉर्मेशन। स्प्रेड स्पेक्ट्रम में भी तो यही करते थे हम। स्प्रेड स्पेक्ट्रम में हम क्या यूज करते थे, पीएन कोड यूज करते थे टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन। इसीलिए इसको स्प्रेड स्पेक्ट्रम मल्टीपल एक्सेस भी टेक्निक भी कहते हैं। देखिए इन्होंने क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, an alternative to FDMA and TDM is in another system called code division multiple access. The most important features of CDMAs are as follows. In CDMA, each user is given a unique code sequence or signature sequence. This sequence allows the user to spread the information signal across the assigned frequency band. At the receiver, the signal is recovered by using the same code sequence. At the receiver, the signal received from various users are separated by checking the cross correlation of the received signal with each possible user signature sequence. कहने का मतलब ये क्लियर है? तो वही इंफॉर्मेशन आपकी रिसीव करेगा, बाकी जो यूजर्स हैं उनको आपकी इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं होगी, क्योंकि वो अगर आपने उनके पास जो कोड है उस कोड से वो इस इंफॉर्मेशन को रिकवर करना चाहेंगे तो आउटपुट 0 आ जाएगा। तो क्रॉस कोरिलेशन 2 कोड के बीच में 0 होगा, ऑटो कोरिलेशन 2 कोड के बीच में कुछ पॉजिटिव वैल्यू को जनरेट करेगा। वो यही यही बात यहाँ पे कहना चाह रहा है। इन सीडी में द यूजर एक्सेस द चैनल इन अ रैंडम मैनर, hence the signal transmitted by multiple user will completely overlap both in time and frequency. The CDMA signal are spread in frequency, therefore the demodulation separation of these signal at the receiver can be achieved by using the pseudo random code sequence. That's why the CDMA is also called the spread spectrum multiple access technique. So in CDMA, as the bandwidth as well as time of the channel is being shared by the user, it is easy to introduce the guard band and guard channel. CDMA does not need any synchronization, but the code sequence of signature waveforms are required
CDMA one channel carries all the transmission simultaneously. तो CDMA एक बहुत बेहतर तरीका था जो प्रोमिनेंटली आज के समय में यूज होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर कोड असाइन कर देते हैं डेडिकेटेड ट्रांसमीटर रिसीवर को विद द हेल्प ऑफ दैट कोड। जैसे आप अपना मोबाइल कम्युनिकेशन ले लीजिए ना, आप सेम कंपनी का मोबाइल खरीद रहे हैं, लेकिन आप जब बात करते हैं तो क्या सारे आपको सारे लोगों के फोन सुनाई पड़ते हैं? नहीं, क्योंकि आपके पास एक सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है, सिम कार्ड है, जिसकी इनकोडिंग हो रखी है। वो इनकोडेड इन्फॉर्मेशन जो आपको कॉल कर रहा है, वो जब नंबर डायल करता है तो नंबर डायल के साथ साथ वो उस इनकोडेड इन्फॉर्मेशन को भी डायल कर रहा है जो आपके पास पहुंचने वाली है। तो वो इन्फॉर्मेशन केवल आप तक ही पहुंचेगी, भले ही आप सेम कंपनी का फोन यूज कर रहे हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि आपने जो सिम यूज किया है, आपने जो नंबर यूज किया है, उसका कुछ इनकोडेड इन्फॉर्मेशन है, और वो इनकोडेड इन्फॉर्मेशन उस इन्फॉर्मेशन के साथ ट्रेवल होगी और डेडिकेटेड रिसीवर तक ही पहुंचेगी। इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि ये 3 तरीके की मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है कि डिफरेंट मल्टीपल एक्सेस टेक्निक क्या होती है, क्या इनके बीच में डिफरेंसेस हैं। तो आप सभी को क्लियर हो गया इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या इनके फीचर्स हैं, क्या एडवांटेज है, ड्रॉबैक्स है। दीज आर द कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक और मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। तो थैंक यू फॉर टुडे। आज के लिए लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं।